अगर नाज़रीन कराम, मुल्क की जो सूरत हाल है, हमारी सियासत के जो रंग हैं, हमारी मईशत का जो चलन है, वो सब हमारे सामने है। हम देख सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कैसे मसाइल हैं, कौन सी सूरत हाल हमें दरपेश है। आज हम इसका तजिया रवायती लोगों से लेने के बजाय बिल्कुल अलग अंदाज में लेंगे। हमारे साथ कुछ, मैं यही तो नहीं कहता टेक्नोक्रेट किस्म के लोग मौजूद होंगे, बल्कि ये कह सकता हूँ कि दानश्वर किस्म के लोग मौजूद होंगे। सबसे पहले तो हम मईशत पर गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए हमने पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन मईशतदानों में से एक डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को जहमत दी है कि वो हमारे साथ इस मामले पर गुफ्तगू करें, हमें बताएं कि सूरत हाल क्या है। उसके बाद दो ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो शायर भी हैं, लिखारी भी हैं, सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, और ये मैं कह सकता हूँ कि तजिया नगार भी हैं, और यह मकबूल जान और इज़हारुल हक साहब, ये भी मेरे साथ मौजूद होंगे। और कोशिश करेंगे कि आखिर में निसार चीमा साहब की जो MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उनकी राय भी हम इस सूरत हाल पर ले सकें और जान सकें कि हम कहाँ खड़े हैं। तो सबसे पहले सिर्फ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मुल्क की मईशत का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं क्या आपसे सवाल करूं, क्या नक्शा खींचूं? कल हमारे शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं क्या करूं, इतने कारखाने लगे हुए हैं बिजली के, लेकिन ना हमारे पास कोयला है, ना हमारे पास डीजल है, कोई चीज़ उन्होंने मंगवाई हुई नहीं है। भाषा डैम पे गए हैं तो पता चला कि वो तो 29 में बनेगा, कहा कि इसको जल्दी बनाने की कोशिश करो। मुल्क की मैशत है किस सूरत हाल में? हम कीमतें कम भी करना चाहते हैं, लेकिन हम पेट्रोल की कीमत कहते हैं पहले ही कम है, अगर कम की गई तो लोग नाराज़ हो गए, अगर कम ना की गई तो हमारी मैशत तबाह होगी। क्या आप क्या कहेंगे, क्या क्या तस्वीर खींचते हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त संगीन तरीन खतरात और चैलेंजेस का सामना है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक जो कारकर्दगी है मईशत की, वो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगियों में से एक है। ये पिछले एक साल तिजारत की? 9 महीने की मैं अर्ज कर रहा जी हूँ ना, जी 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 जुलाई से मार्च तक। जी जी। अप्रैल की अभी फिगर्स पूरी आई नहीं है। ठीक है। तो तिजारती खसारा $36 बिलियन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा। ठीक है। इंपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट हमारा, इंपोर्ट्स दरामदात $58 बिलियन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। करंट अकाउंट जिसको ये फाजिल फाजिल कर रहे थे, वो अब $17 अरब की तरफ जा रहा है। रुपए की कदर मिड मई से अब तक 9 अप्रैल तक तकरीबन कमी हो गई 32 रुपया फी डॉलर, जो कि $75 अरब अगर आप इंपोर्ट्स करते हैं तो अंदाजा लगा लीजिए क्या हाल होगा। एक तरफ ये सूरत हाल थी, तो उसके बाद हमारे जो इमरान खान साहब उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने 29 फरवरी 2022 को एक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया और एक टैक्स एमनेस्टी कर दी, जो कि 21 माह तक तो IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रहा था। उसके बाद जो मुआहदा हुआ था 2 फरवरी को, उसको तोड़ दिया। तो IMF उस पर नाराज हो गया, उन्होंने $1 अरब की किस्त रोक ली, और वो अब हमारा IMF के प्रोग्राम फिर मुश्किलात का शिकार है। उसका नतीजा क्या हुआ कि अभी एक महीने में आप ये देखिए कि हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो $5.5 अरब कम हो गए, और इस वक्त सिर्फ जो है ना वो $10.5 अरब हैं, जो 45 दिन की दरामदात के लिए काफी हैं, जो खौफनाक सूरत हाल है। नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि हमारे जो है ना स्टेट बैंक के रिजर्व गिरने के साथ रुपए की कदर में 9 अप्रैल तक कोई जो है वो कमी हो गई थी 11 रुपए की। तो अब जो चैलेंजेस इनके पास दरपेश हैं मेरे हिसाब से, सबसे तो पहले ये है कि जो हमारे रिजर्व्स गिरे हैं वो बढ़ाए जाएं। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब शायद चीन और सऊदी अरब का दौरा करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि उनको पैसे मिल जाएंगे तो एक आर्जी जो बेहतरी आ जाएगी, और जो ये खतरा टल रहा है ये हमारे ऊपर से निकल जाएगा। दूसरा, उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर जून 2022 तक ये आप महंगाई को कम नहीं कर सकते तो कम से कम उसको मजीद बढ़ने भी ना दें, शायद इसमें भी वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। ठीक है। तीसरा मसला आएगा IMF के प्रोग्राम को बहाल करना, और उनसे $3 अरब की हमें किस्त जून तक लेनी है, जून जुलाई तक। उसके लिए IMF शर्त लगाएगा कि जो मायदा आपके साथ हुआ था उसको तोड़ के जो आपने बिजली के पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कम किए थे वो आप बढ़ाएं, उसके बगैर वो मानेंगे नहीं। उसमें कोई 300 अरब रुपए का फर्क पड़ रहा है जून तक। तो मुझे ये खदशा नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करेंगे। ये अवाम के नुक्ता नज़र से भी गलत होगा, मईशत के लिए भी, और साबका हुकूमत को भी एक बयानिया मिल जाएगा कि जनाब फिर फ़र्क क्या हुआ।
लेकिन हल मौजूद है, तो मैं वो हल बताना चाहता हूं कि IMF की शर्त भी मान लें हम, और अब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ानी ना पड़ें, ये बहुत ज़रूरी है। और वो हल ये है कि 2019 में इमरान खान साहब ने एक टैक्स एमनेस्टी का ऐलान किया था, जिसमें टैक्सों की शरह जो थी वो पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख में सबसे कम रखी थी। लेकिन एक शर्त ये लगा दी थी कि जो लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, उनके जो असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिसके लिए कानून मौजूद है, वो उससे रिकवर कर पैसे रिकवर करेंगे। और तो मैंने जो रिसर्च की थी, वो 900 अरब रुपया चंद महीने में मिल सकता है। तो अच्छा। अगर वो कानून को तोड़े ना, मतलब एक आदमी ने अगर 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा कराया है, एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया और इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं है, तो क्या मुश्किल है उसको एक खत लिख के FBR और उससे टैक्स वसूल कर ले। तो अगर 300-400 अरब जून तक हम ले आते हैं, तो हम IMF को कह सकते हैं जनाब हम ये कर रहे हैं, ये शुरू कर रहे हैं, तो आप हमें इजाजत दे दें। तो अगर ये मुश्किल फैसला, ताकतवर तबकों को नाराज करना मुश्किल फैसला होता है, अवाम को नाराज करना मुश्किल नहीं होता, अगर ये वो कर लें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, मगर देखना होगा कि वो करते या नहीं करते। तो लेकिन असल चीज जो उसके बाद आएगी वो है मईशत को बहाल करना। मैं इसलिए कह रहा था कि 1900 से 80 से अब तक हम भारत और बांग्लादेश से बहुत पीछे चले गए हैं। तो अगर हमारे जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, अल्लाह ताला के दिए चीजें हैं, हम उनसे फायदा इसलिए नहीं उठाते, ना पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं, ना मिनरल्स, ना रिकोडिक, हमारे पास पैसा ही नहीं है। हम तो तालीम की मद में आइन को तोड़ रहे हैं। 25A आइन, जिसमें ये कहा गया कि 5 साल से 16 साल के हर बच्चे को तालीम दी जाएगी, लाजमी और मुफ्त। 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो अगर ये हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा लें तो 5000 अरब रुपया इनकम टैक्स में आ जाएगा, तो अब तालीम सेहत में दे सकते हैं। उसके लिए कानून में तब्दीली या सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। वो ये है कि मैंडेट जो किसी पार्टी को मिलता है, मैंडेट उसको इंतखाबी मंशूर को मिलता है। अगर आप उससे 100% इनराफ करते हैं, तो फिर आपका जो है मैंडेट भी खत्म हो गया, हुक्मरानी का हक भी खत्म हो गया। तो मुनहरिफीन जो हैं वो हैं जो उस पार्टी के टिकट पे आने के बाद हुकूमत की जो पॉलिसी जिसके मंशूर के खिलाफ है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो उसके खिलाफ जा रहे हैं वो तो मुनहरिफ नहीं है। तो या तो ये कानून साजी करें, या सुप्रीम कोर्ट से नोटिस ले, या 63A में ये फैसला करें। भाई मैंडेट तो आपका ये था जो आपने बताया था, अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल मैं बात। और एक दो बातें और बता दूं, IMF का प्रोग्राम में जब तक हम रहेंगे हमारी मईशत ठीक नहीं होगी। तो अब ये करना कि IMF के पास जाने के लिए न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि चारों सूबों की मंजूरी होनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, जिसकी तरह 94 बिलियन डॉलर्स की हमारी जो है वो रेमिटेंसेज आई, जो पैसा बाहर चला जाता है, टैक्स में नुकसान होता है। 111(4) को मंसूख कर दें। और एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ेगी मेरे हिसाब से IT सेक्टर में और इंजीनियरिंग सेक्टर में, ये कर लें। और माइक्रो फाइनेंस को लिंक करें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, ताकि भिखारी बनाने के बजाय लोगों को रोजगार दें। अगर इस तरफ चल पड़ते हैं तो पाकिस्तान की मईशत की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और अगर स्टेटस को या लीपापोती किया तो खुदा न खास्ता खतरात जौहरी ताकत पाकिस्तान को के लिए बढ़ते जाएंगे। और न्यू ग्रेट गेम का जो अमेरिका का मकसद है, खुदा न खास्ता हम उसकी तरफ पेशकदमी कर सकते हैं। तो ये फैसले का वक्त है जिसे हम डिफाइनिंग मोमेंट कहते हैं। आप क्या तवक्को रखते हैं? कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून के पास एक मुआशी टीम हुआ करती है आम तौर पे, बाकी लोग वज़ीर ख़जाना भी बाहर से लेते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे मुशर्रफ के हों, चाहे PTI के हों। मांगे तांगे के वज़ीर ख़ारजा थे, ख़जाना थे। इनके पास कम अज़ कम 3 नाम चलते आ रहे हैं, सरताज अजीज़ के बाद इसाक डार के बाद मुफ्ता इस्माइल, कोई और भी 2-4 इनके पास होंगे। और कुछ इनके ऐसे लोग भी शायद खाकान अब्बासी वगैरह हैं जो मईशत पर थोड़ी बहुत ही नज़र रखते हैं। आपको तवक्को है कि ये अपनी टीम के ज़रिए कोई हल निकालने की पोजीशन में है? मैं ये नहीं कह रहा निकाल सकेंगे, मैं कहता हूँ पोजीशन में है कि आप समझ सकते हैं। असल में मसला ये आ रहा है कि एहसन इकबाल साहब भी इनके पास है जो चीज़ों को समझते हैं। मसला ये है जी हाँ, अब मैं नाम भूल रहा था क्योंकि मैं वज़राए ख़जाना की तरफ देख रहा था, लेकिन प्लानिंग कमीशन की तरफ। जी बिल्कुल सही कहा था। लेकिन मेरा कहना यह है कि कई पार्टियों का मजमूआ है, उनकी अपने अपने मफादात हैं। असल में ये जो फैसले जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना, तालीम, सेहत, इससे ताकतवर तबकों के नाजायज मफादात पर जर पड़ती है। तो जो मुख्तलिफ पार्टियों का मजमूआ इस वक्त उनके पास है, उनकी अपने अपने मुतालबात हैं, वो इसे करने देंगे या नहीं करने देंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
और बहुत से लोग अमेरिकन लॉबी को सपोर्ट करते हैं, बहुत बार फ्यूडल्स को कोई सपोर्ट करते हैं, कोई सनती शोबे को सपोर्ट करते हैं, कोई बरोर्स को सपोर्ट करते हैं, कोई डिफॉल्टर्स को करते हैं। तो ये फैसला करना कि इन सबको राजी कर लें एक शॉर्ट टर्म में, अभी तो ये भी पता नहीं है कि इनकी मुद्दत ये कितनी रखना चाहते हैं, दूसरी पार्टियां क्या चाहती हैं। तो लेकिन अगर कमिटमेंट हो और साथ में वो कानून बना दिया जाए कि अगर आपने अपनी मैंडेट से 100% इनहराफ किया तो फिर हक़ हुक्मरानी खत्म। इसलिए कि इन ठीक तमाम बात, पार्टी ये बहुत अच्छी राय है कि आप कहते हैं असल मुनहरिफीन वो हैं जिन्होंने अपने मंशूर से इख्तलाफ किया। और दूसरी बात आप ये कहते हैं कि एक जिसको ये लोग मिसाक मईशत कहते हैं, अगर कम से कम वो तय हो जाए, अगर कम से कम ये बात तय हो जाए कि मईशत के मामले पे किसी टीम को काम करने दिया जाएगा तो शायद मुल्क इस बुरान से निकल सके। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं ये समझता हूँ कि मिसाक उसमें ये बहुत ज्यादा चीजों को लाएंगे। हम ये चाहते हैं टैक्सेशन और अच्छा। तवानाई का शोबा, करप्शन, IMF के पास जाना, तालीम और सेहत सिर्फ ये रखें, वरना उसमें लीपापोती करके ऐसा कर देंगे कि उसमें हम गुम हो जाएंगे। मैं समझ तो गया आपकी। फोकस चंद रहे, पॉइंट फोकस नोट कर लें। रहे तवानाई पर और टैक्सेशन पर, दो चीज़ों पर फोकस रहे तो मामला सुधर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने बहुत जहमत फरमाई, बहुत इक़्तिसार के साथ बहुत सारी बातें बयान कर दी। आने वाली हुकूमत के लिए एक एजेंडा भी, एक विजन भी, और किस तरह से हमसे निकल सकते हैं वो सूरत हाल भी, और कहाँ खड़े हैं, कहाँ ये 9 महीने में मईशत पहुँची है, इस बात का पूरा इदराक भी करके आपने हमें समझा दिया कि हमें क्या करना है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाज़िर होंगे तो हमारे साथ हमारे दूसरे अहबाब भी मौजूद होंगे और उनसे हम राय लेंगे मुल्क के हालात पर, अमूमी हालात पर। एक वक्फा। जी नाज़रीन कराम, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तारफ़ कराया था और कहा था कि हमारे साथ इज़हारुल हक़ साहब, जो कि हमारे मुल्क के ना सिर्फ के एक बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे शायर और दानश्वर भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी राय भी लेंगे। फिर औरिया मकबूल जान जब हमारे साथ शामिल हो जाएंगे तो उनको भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम इज़हार साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, मुल्क को क्या देख रहे हैं? वफाक का इलेक्शन देखा, सूबे का पंजाब का आप देख रहे हैं, इमरान के जलसे दे रहे हैं, मुल्क की मईशत का हाल देख रहे हैं, और पार्टियों का आपस में अभी इकट्ठा होकर एक काबीना ना बना सकने की सूरत हाल पर भी लोगों को तशवीश है। आप पूरा क्या कहते हैं, क्या नक्शा देखते हैं यहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब। पहले तो मैं जिस तरह के हमारे पुराने दोस्त डॉक्टर निसार साहब ने, चीमा साहब ने कहा है कि हमें एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से हम निकले हैं और हमें एक लिहाज से राह निजात मिली है, ये तो एक साइड हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं खतरा देख रहा हूँ, और सजाद मीर साहब, आई मस्ट से हेयर कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने 4-5 साल PTI की हिमायत की, टेलीविजन जी, पर तहरीरी अंदाज में की, खुलकर की। जी खुलकर की, टेलीविजन पर की, कालमों में की, और उसके बाद बहुत कुछ देखकर पीछे हटे। और अभी मैंने 2 किस्तों में अपना आर्टिकल भी लिखा है कि मैंने हिमायत क्यों तर्क की थी। जो मैं खतरा देख रहा हूँ सजाद मीर साहब, वो ये कि PTI इस वक्त एक सियासी जमात नहीं, एक कल्ट बन गया है, एक फिरका बन गया है। और इसके जितने भी हामी हैं उनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो कुछ समझना नहीं चाहते, जो कुछ पढ़ना नहीं चाहते, जो एनालिसिस नहीं करना चाहते, जो सुनना नहीं चाहते, जो आर्गुमेंट कोई नहीं देना चाहते। और इनकी कसीर तादाद मुल्क से बाहर भी है और मुल्क के अंदर भी है। ये एक ऐसी खतरनाक सूरत हाल है कि जो रीजन से, मंतिक से और आर्गुमेंटेशन से बहुत ऊपर है। और ये जो रास्ता है, ये लड़ाई का रास्ता है, ये बदअमनी का रास्ता है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी तहरीक को या तहरीक के कायद को मेटाफिजिकल स्टेटस दे दें, मौफूकुल फितरत स्टेटस दे जो दें, मालाई कि इसमें कोई नक्स नहीं है, कोई खराबी नहीं है, और इसका जो 3.5 साल का दौर था उसको हमने एनालिसिस नहीं करना, उसको हमने इवेलुएट नहीं करना, अप्रेज नहीं करना, उसमें हमने कोई तारीफ तो करनी है लेकिन हमने उस पर तनकीद नहीं करनी। तो ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। बाकी जो आपने पूछा है कि काबीना का और मसला, वो तो खैर हल हो जाएगा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस इशू पर है कि पंजाब में क्या हो रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है, जो दूसरे छोटे सूबों के लिए हमेशा उसने बड़े भाई का किरदार अदा किया है। तो क्या बड़ा भाई ऐसा होता है
क्या बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए ये मिसाल कायम कर रहा है, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। और मेरा ख्याल है कि न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ साउथ एशिया, बल्कि पूरी दुनिया की पार्लिमानी तारीख में इतनी धांधली और इतना जो है ना हाई हैंडेडनेस वो कभी नहीं तारीख ने देखी होगी। ठीक बात। इसकी मैं भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और ये जो एक ट्रेंड सज्जाद मीर साहब निकला है कि हमने वोटिंग नहीं करानी, हमने अपनी शिकस्त नहीं तस्लीम करनी, ये एक बहुत गलत बात है। और इसका क्या मतलब है कि तू कौन है मैं खाब खां, तो ये फिर जंगो जदल वाला रास्ता है। तो फिर अगर जंगो जदल वाला रास्ता एक फरीक अपनाएगा तो दूसरे ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ठीक बात है। दिस विल लीड टू अ टोटल chaos and अनारकी। अच्छा जी, हम डॉक्टर चीमा साहब को भी शामिल कर लेते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं इस पूरी सूरत हाल पर। डॉक्टर क्या आप क्या कहेंगे चीमा साहब? देखिए, मेरी सब गुजारिश ये है कि बहुत ही अफसोसनाक सी सूरत हाल है कि जनाब इमरान खान साहब जाहिर है कि एक खिलाड़ी थे, बड़े नामवर खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्समैन थे। एक स्पोर्ट्समैन से जो कम से कम तवक्को की जा सकती है और जो करनी चाहिए नेचुरली फितरी तौर पर, वो ये है कि उसमें कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो हो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बगैर तो कोई स्पोर्ट्समैन होने का दावा कर ही नहीं सकता। देखें कितनी बदकिस्मती की बात है कि जब उन्होंने देखा कि अक्सरियत मेरे साथ नहीं रही, तो उसके बाद यानी ये कि फराखदिली का मुजाहरा करने के बजाय स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करने के बजाय वो शेत खंडों पे उतर आए। यही सूरत हाल मरकज में रही, यही पंजाब की सूरत हाल रही जिसकी तरफ जनाब इजहार साहब ने इशारा फरमाया है। बहुत ही बदकिस्मती की बात है। तो ये आखिर मुल्क को हम किस तरह लेके जा रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप इख्तिलाफ राय को मुल्क दुश्मनी पे मामूल करने लग जाए ओपनली, जलसों में आप ये है कि आप मुल्क के नए वज़ीर आज़म को, जिसको 22 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की अक्सरियत ने एतमाद का वोट दिया, जिसके साथ है वो, उसको आप बार बार जलसों में मीर जाफर जिस तरह ये कि जिनका अंदाज़ तखातुब है, इससे पहले ये कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जिस तरह गुफ्तगू फरमाते हैं, बाकी कायदीन के बारे में, तो ये मुल्क को हम किस तरह लेके जा रहे हैं? ये देखिए, बात ये है कि जिस तरह की दरारें ये पैदा करें, ये इख्तिलाफ राय नहीं है। जिसने इख्तिलाफ राय चीमा साहब, ये लोग तो कर रहे हैं, आपके पास क्या रास्ता है? आप क्या सोच रहे होंगे? आपकी क़यादत क्या सोच रही होगी? क्या कैसे निकलेंगे इस पूरी सूरत हाल से? तजिया तो आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए मीर साहब, मैं तो अब भी समझता हूँ कि कोई बेटर सेल्फ प्रिवेल करनी चाहिए। ये कौम के अंदर जो दराड़े हैं, इनको ये मजीद वसत देने की बजाय इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। निफाक को बढ़ाने की बजाय ये कि इत्तेफाक और एक कौमी यकीनती की ज़रूरत है इस वक्त। और ये देखें, जिस तरह के हमारे दुश्मन, बैरून मुल्क दुश्मन, ये एक तरफ ये कहते हैं कि बैरूनी साजिशें हैं, दूसरी तरफ ये कि मुल्क के अंदर कोई इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकीनती पैदा करने की बजाय ये है कि ये जिस तरह की दराड़ें ये पैदा करें, इसकी मिसाल वादी में नहीं मिलती। अंदाजा कर लें तो मैं तो ये, जिस तरह आपने कहा कि हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि ये दराड़ें खत्म हों, निफाक की बजाय कोई इत्तेहाद इत्तेफाक की बात हो। मैं तो कहता हूँ कि ये पीटीआई के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि सबको साथ लेके चलें, कौम को इस वक्त एक यकजहती की, इत्तेहाद इत्तेफाक की जरूरत है। ठीक बात है जी। ज़ालक साहब, आप क्या कहेंगे? कोई रास्ता क्या है हमारे सामने? ये लोग तो काबू नहीं आ रहे, ये तो बिल्कुल कल्ट। रास्ता तो एक ही है और वो है मिल बैठने का। बदकिस्मती से शुरू से ही इमरान खान साहब ने ये वतीरा इख्तियार किया है कि जी मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने साथ नहीं बैठना, मैंने बात नहीं करनी। आप किस तरह इनकार कर सकते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा तो कुफ्फार से भी बात करते थे, कुफ्फार से भी हाथ मिलाते थे। तो ये क्या जो हमारी अपोजिशन है, जो उस वक्त की अपोजिशन थी और आज की जो अपोजिशन है और आज की जो गवर्नमेंट है, क्या ये लोग कुफ्फार से भी बदतर हैं कि इनसे हाथ नहीं मिलाना? रास्ता तो सज्जाद मीर साहब एक ही है, वो ये कि वो इमरान खान साहब बैठे हाल में, असेंबली में बैठें, ऐवान में बैठें, अपना रोल अदा करें, जिस चीज पर उन्हें एतराज है वो खुलकर बताएं, हुकूमत को हिदायत दें, हुकूमत को मशवरा दें और उन्हें कहें कि भाई ये काम करो और ये काम न करो। क्योंकि देखें, मकसद अगर सबका एक ही है, मुल्क की बेहतरी और कौम की फलाह,
तो फिर उसमें क्या झगड़ा है? ये बात ठीक है झगड़ा तो आपकी, उस वक्त लेकिन होता है, झगड़ा तो हुजूर उस वक्त होता है जब मकासद अलग अलग। ठीक बात, लेकिन जब ये सारी मकसद बातें एक वो है है, कि ये हमारी वो ख्वाहिशात हैं जो हमें इमरान खान से है। सवाल ये है कि अगर वो इस रास्ते पे नहीं आते तो कौम को इस तबाही से बचाने के लिए हमारे पास क्या रास्ता होगा, हमें क्या लाहेअमल इख्तियार करना पड़ेगा, दूसरी पार्टियों को क्या करना पड़ेगा। तहम्मुल इत्दाल का मुजाहरा तो यकीनन करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये सारी सूरत इस तरह रहती है तो ये तो यहाँ सिविल वार को दावत देती है या अनारकी को दावत देती है, और जहाँ फिर उसके बाद मैं खामोश हो जाता हूँ। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हो जाएगा क्या बात। देखिए, अगर ख्याल खाने का खत पड़े ना, वो तीन चीजें जो थी अहम तरीन वो डिस्कस आपने की कि अगर हमें आपने इक़्तिदार दिला दिया तो हम आपको जनाब न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उसकी जॉइंट सुपरविजन दे देंगे, हम जनाब मुल्ला उमर को पकड़ के देंगे, अमन अंसवारी को पकड़ के देंगे, और हम जनाब इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करके देंगे। ये सारा कुछ तो डिस्कस होता रहे। और तीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, पेशावर का जस्टिस और बलूचिस्तान का काजी फाजिसा की सफाई में आपने पाकिस्तान का मैगज़म तब्दील करके कानून का एडवर्सोरियल की बजाय इंक्विजिटोरियल करके आपने बनाया, रोज डिस्कस किया, फिर उसको बंद करके उसाना खाने में छोड़ के। अभी भी वो मैं फैसला पढ़ता हूँ, जब वो 4 सफे का इफ्तिखार चौधरी का जो फैसला है अभी भी पेंडिंग है, उसके लिखा हुआ है कि जब उसाना खाने को पकड़ेंगे तो खीर सुनाएंगे। अब भाई अल्लाह के बंदो कुछ कर लो, यही मसला है हमारा। हम ठीक है, हम खुफिया बातों के पीछे अपनी कौम को तबाह करते हैं, कोई खुफिया नहीं होता। ताजकंद का मामला भी यही था, शायद हमने महमूद-उर-रहमान कमीशन को भी ओपन कर दिया होता तो ये मामला ना होता, एबटाबाद में भी ये मामला ना होता, और बहुत सी बातें जो हैं जो लोग अगर पब्लिक कर दी जाएँ तो मेरा ख्याल है हम ज़्यादा बाशऊर भी हो सकते हैं, कौम ज़्यादा मजबूत भी हो सकती है, साजिशें कम भी हो सकती हैं अगर हुई हों। अगर नहीं हों तो लोगों को यकीन भी आ सकता है कि इस कौम के ख़िलाफ़ आसानी से साजिश नहीं की जा सकती, और अगर ये साजिश विदिन हो तब भी उसका अंदाज़ा हो सकता है कि ये कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक है। हमें खुल कर बल्कि बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मामले को तय करना चाहिए। शायद ये मामला उतना ख़राब ना हो, हम अनारकी की तरफ ना जाएँ, केओस की तरफ ना जाएँ, आमरीत की तरफ ना जाएँ। आमरीत चाहे सिविलियन हो चाहे फ़ौजी हो, दोनों ही बुरी हुआ करती हैं, बल्कि सिविल आमरीत तो एक तरह की फिस्तायत होती है, फाशिज़म होती है, नाजिज़म होती है, हिटलर का तरीक़ाकार होता है। उससे पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगे कि उस कौम को महफूज रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।